आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चोलकालीन भारत की। दक्षिण भारत के अंदर 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। इसमें से हम चोलों के बारे में अध्ययन करेंगे। चोल है वो दक्षिण जो भारत है उसके जो राजवंश हैं, जो भी ये तीनों हैं, उसमें सबसे प्राचीन है। सबसे जो प्राचीन राजवंश है वो कौन सा है? चोल है। चोल, अगर हम इसके अर्थ की बात करें, जो इसका जो शब्द है अर्थ चोल, उसका अर्थ है वो घूमना होता है। चोलों के विषय में अगर हम जानकारी हासिल हमें मिलती है तो प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चोलों की, चोलों के बारे में हमें प्रथम जानकारी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें चोलों के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य जो स्रोत हैं इनकी जानकारी के, अन्य स्रोतों की अगर हम बात करें, अन्य स्रोतों में जैसे कात्यायन जो है उसका वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, टॉलमी, इस प्रकार से हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पर संगम साहित्य की बात कर लेते हैं कि संगम साहित्य क्या था। इसे संगम जो युग था, संगम युग से हम देखेंगे। जो संगम युग के अंदर जो संगम था, पहला जो वर्ड है इसके अंदर संगम, संगम क्या था? ये तमिल कवियों का एक मंडल था। तमिल कवियों का, या तो हम कहें संघ या फिर उसे क्या कहें जी, मंडल था। और इन्हें किसने संरक्षण दिया था? पांड्यों ने संरक्षण दिया था। इसे पांड्यों के संरक्षण में थे। और संगम साहित्य जो है, यानी इससे जो साहित्य बना वो संगम साहित्य, और संगम साहित्य से किसके ऊपर? सुदूर दक्षिण पर, यानी जो सुदूर दक्षिण था, यानी भारत के अंदर जो मानचित्र उसमें जो नीचे वाला हिस्सा जो दक्षिण भाग है उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। किससे? संगम साहित्य से। सुदूर दक्षिण भारत पर संगम साहित्य से प्रकाश पड़ता है। और इसकी 3 संगम भी हुए हैं, हम बात कर सकते हैं। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। जो प्रथम संगम है वो हुई थी मदुरा के अंदर। दूसरी संगम हुई थी वो कपाटपुरम में। तीसरी संगम हुई थी उत्तरी मदुरा में। और कॉमन चीजें ये है कि सभी किसके संरक्षण में हुई थी? पांड्य शासकों के संरक्षण में हुई थी। और इसके हम अध्यक्षता की बात करते हैं। जो पहला जो संगम था उसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। दूसरा जो संगम हुआ उसके समय अध्यक्ष हो गए तोलकापियर, यानी इसने इसे की शुरुआत की थी। तोलकापियर ने शुरुआत की और बाद में इसका स्थान किसने ले लिया? अगस्त्य ऋषि ने। और जो तीसरा था उसकी अध्यक्षता किसने की? नकीरर ने। और थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, जो चेर है, चोल है, चोल का प्रतीक चिन्ह है बाघ। जो चेर है, चेर का है धनुष। और जो पांडे हैं, पांडे का प्रतीक चिन्ह क्या है जी? राजकीय चिन्ह कह सकते हैं हम। इनका राजकीय चिन्ह मछली, इनका राजकीय चिन्ह धनुष। और चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था जी? बाघ था। अब हमें कि इनका जो राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक था। चोलों का जो राज्य है, जो आधुनिक कावेरी नदी की बात करें कि इस समय जो कावेरी नदी है, एक तो वो, और दूसरा जो कोरोमंडल तट है, वहां से लेकर जो तिरुचिरापल्ली है एवं तंजौर तक था। ये इनका साम्राज्य था। और जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इनकी जो प्रथम राजधानी थी, यानी जो पहली इनकी राजधानी थी, वो कौन सी थी? उत्तरी मलनूर। यानी चोलों की जो प्रथम राजधानी बनी वो उत्तरी मलनूर बनी। कालांतर में ये राजधानियां
आगे से आगे परिवर्तित होती गई। ये उरुयूर भी हो गई, तंजावुर भी हो गई, यानी राजधानियां समय समय पर बदलती रही। अब इनके प्रथम शासक की बात करते हैं कि चोलों का जो प्रथम शासक था वो कौन था। प्रथम शासक, चोलों का प्रथम शासक था उर्वहपर्रे इल्लंजयचेनी। और इसके समय राजधानी क्या थी जी? पहली राजधानी क्या थी? उत्तरी मलनूर। और ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो युद्ध के अंदर जो सुंदर रथ हैं, यानी युद्ध के अंदर ये सुंदर रथों का प्रयोग करता था, तो सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था कौन? उर्वहपर्रे इल्लंजयचेनी। इसके आगे वाले शासक, जो प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, ये तो प्रथम शासक थे। और आगे जो प्रमुख शासक हुए हैं उसमें दूसरी शताब्दी के अंदर, दूसरी शताब्दी में एक शासक हुआ था एलारा। इसका नाम इसलिए शान से लिया जाता है कि इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका विजय इसने करी थी और 50 वर्ष तक इसने शासन किया था। और ज़्यादा कोई विशेष है नहीं इसके अंदर। और जो सबसे, अगर हम आरंभिक चोलों की बात करें तो आरंभिक चोलों में सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो है करिकाल। इसके बारे में अध्ययन विस्तार से थोड़ा सा करेंगे हम। करिकाल यानी जो प्रारंभिक जो चोल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शासक है तो वो कौन है? करिकाल है। अब एक पटिनप्ले किताब है, उसका जो लेखक है वो कहता है कि ये अपने शासन का जो आरंभिक समय था, आरंभिक समय में इसे सत्ता से हटा दिया गया था। सत्ता से हटाया और हटाकर इसे कैद कर लिया गया था। और फिर ये जो पटिनपाले के लेखक है ये बताते हैं कि ये कैद से कैसे भागा और फिर पुनः कैसे ये गद्दी पर बैठ गया। पुनः गद्दी पर बैठने का रोचक वर्णन है वो किस में दिया गया है? पटिनपाले जो लेखक है उसने दिया है अपनी पुस्तक के अंदर। करिकाल की हम बात करें तो करिकाल ने अपनी राजधानी पुहार में स्थापित की थी। यानी करिकाल की राजधानी कहाँ है जी? पुहार। आधुनिक समय का पुहार को क्या कहा जाता है? कावेरीपत्तनम। और ये इसने कावेरी जो नदी है के किनारे 160 किलोमीटर लंबा इसने बांध भी बनवाया था। अब ये प्रसिद्ध क्यों हुआ? तो इसकी पहली प्रसिद्धि हुई थी वेणी के युद्ध से। यानी जो वेणी का युद्ध है, वेणी युद्ध, इससे इसे प्रसिद्धि मिली। क्यों मिली जी? ऐसा क्या था इसमें? और वेणी कहाँ है? इससे पहले हम ये देख लेते हैं वेणी कहाँ है। तंजौर के निकट है, ये तंजौर के निकट। इसमें इसने वेलरी राजा का नाम है और इसके साथ में 11 अन्य जो शासक हैं उसकी संयुक्त सेना को इसने हरा दिया था। संयुक्त सेना जो थी उसको हराने के कारण, और इसमें कौन थे? चेर भी थे और पांडे भी थे। यानी हम प्राचीन राजवंशों की बात कर रहे हैं कि चोल, चेर, पांडे। तो चेर, पांडे और वेलरी और अन्य 11 प्रकार के शासक थे, उन सभी की संयुक्त सेना को इसने पराजित किया था। इसके कारण ये प्रसिद्धि इसे बहुत ज़्यादा मिल गई थी। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण सफलता रही वाहपरंतलेई का युद्ध। वाहपरंतलेई युद्ध, इसमें इसने क्या किया? 9 शासकों की सेना को, यानी पहले के अंदर 11 शासकों की सेना को, और इस युद्ध में इसने 9 शासकों की सेना, संयुक्त सेना को पराजित किया था। और कहते हैं कि इसकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? युद्ध क्षेत्र में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे तो ईसा की 3री से 9वीं शताब्दी तक, इतने शताब्दियों तक चोलों का जो इतिहास है वो अंधेरे में रहा। यानी इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं आया जिससे इसके जो राजवंश है उसका उत्थान हो सके। इस प्रकार का कोई भी राजा साबित नहीं हुआ। लेकिन 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी की बात करें यानी 850
9वीं शताब्दी रहेगी, उस समय पल्लवों के अवशेष पर, यानी पल्लव एक राजवंश था, पल्लवों के अवशेष पर चोल शक्ति का पुनः उद्धार हो गया। और ये राजवंश जो रहा, द्वितीय जो द्वारा आया है, ये रहा 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। विजयले ये 850 ईस्वी में शासक बना और 875 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। और इसे क्या कहा जाता है जी? चोल शक्ति का पुनरुद्धारक कहा जाता है। यानी इसने चोल शक्ति का क्या किया जी? पुनरुत्थान किया। किसने किया? विजयालय ने। और इस कारण इसे चोलों का, जो चोल साम्राज्य है, उसका द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। चोलों के द्वितीय संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? विजयालय जाने जाते हैं। और इसने अगला कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो क्या किया? पांड्यों से इसने तंजौर को छीना। पांड्यों से क्या छीना? तंजौर। और इसे, यानी अब तक इनकी राजधानी थी उरेयूर, तो इसके स्थान पर, यानी उरेयूर के स्थान पर इसने किसे राजधानी बना लिया जी? तंजौर को राजधानी बना लिया। और इसी के साथ में इसने उपाधि धारण करी, कौन सी? नरकेसरी की उपाधि। किसकी है? विजयालय की है। अगले जो शासक हैं इसके बाद में आदित्य प्रथम, इन्होंने इसके बाद में आगे से 875 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसकी जो मुख्य उपलब्धि है वो है, इसने पल्लव जो नरेश हैं, पल्लव नरेश अपराजित को इसने पराजित किया। पल्लव नरेश कौन? अपराजित। अपराजित को क्या किया जी? पराजित। पराजित तो किया ही किया, साथ में इसकी हत्या भी कर दी। और हत्या करने, इस प्रकार से पराजित करके हत्या करने के काम के बाद में इसने उपाधि जो धारण करी, वो कौन सी करी थी? कोदंडराम की उपाधि। किसकी है? आदित्य प्रथम की। और ज़्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं करेंगे अपन। अगला जो प्रमुख शासक है वो है परांतक प्रथम। इसके बाद से लेंगे हम इसको 907 से लेकर 953 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। और इसने क्या किया? पांडे जो शासक है, पांडे जो है राज सिंह द्वितीय को तो हराया, यानी इसको किया इसने पराजित। और उसकी राजधानी कौन सी थी? मदुरा। मदुरा पर इसने अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में उपाधि इसने कौन सी धारण की? मदुरे कौंड की उपाधि। यानी ये सभी क्या है जी? उपाधियां हैं। अगला जो इसने कार्य किया 915 में, 915 ईस्वी में एक युद्ध हुआ इसके समय, वेल्लूर का युद्ध। इसमें इसने एक तो पांडे और पांड्यों के साथ में था श्रीलंका, इनकी संयुक्त सेना को हराने में ये सफल रहा, यानी इनको पराजित किया वेल्लूर के युद्ध में। लेकिन साथ ही इसके बाद में 949 में एक और युद्ध होता है, तोकोलम। इस युद्ध के अंदर ये राष्ट्रकूट एक नरेश है, राष्ट्रकूट शासक, क्या नाम है उसका? कर्षण तृतीय। और ये इसके साथ में मिलता है कौन? पश्चिम के गंग। और इसके साथ मिलने के कारण ये खुद पराजित हो जाता है। और इसने अपने समय कौन सी नीति अपनाई थी? लोह व रक्त नीति। चोलों के अंदर रोह और रक्त नीति अपनाने वाला शासक कौन था? परांतक प्रथम। और इसने आश्रय दिया था किसको? कौन से विद्वान को आश्रय दिया था? वेंकट माधव। परांतक प्रथम ने वेंकट माधव, जिसने क्या करा था? ऋग्वेद पर टीका लिखी थी, यानी ऋग्वेद के टीकाकार कौन? वेंकट माधव, उसको आश्रय दिया था परांतक प्रथम ने। और इसी के साथ में इसने एक मंदिर का निर्माण किया, कोरंगनाथ।
मंदिर कहाँ पर है ये? वर्तमान में तिरुचिरापल्ली नामक जिले में है ये, तिरुचिरापल्ली जिले में। और किसको समर्पित है ये? शिव भगवान को, यानी शिव को समर्पित है ये जो मंदिर है किसको समर्पित है? शिव को। अगले जो महत्वपूर्ण, जिस प्रकार प्रारंभिक जो चोल हैं उसके अंदर करिकाल प्रसिद्ध था, और द्वितीय जो चोल आए उसके अंदर जो सबसे प्रमुख शासक था वो था अरमोलीवर्मन। नाम इसका यही था, लेकिन इतिहास में अरमोलीवर्मन है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ जी? राजराज प्रथम के नाम से इतिहास के अंदर ये प्रसिद्ध होता है। और इसका शासनकाल रहता है 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक। और इसके जो ये जितने भी साल हैं, लगभग 30 जो वर्ष हैं, ये चोलों के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। यानी इससे गौरवशाली, गौरव की बात है चोलों के लिए और कोई नहीं थी। चोलों के लिए सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष ये 30 साल थे। इसने अपने जो दादा था इसका, कौन? परांतक प्रथम, इसकी लोह जो और रक्त की नीति है उसका इसने पालन किया। राजराज के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, यानी इस उपाधि को इसने धारण किया। और इसने क्या किया? चेरों की सेना को कहाँ पर इसने? कंडलूर में परास्त किया। और इस कारण इसने एक उपाधि धारण की, कौन सी? कांडलूर सालेकल मरुत। सालेकल मरुत की उपाधि किसने धारण की? राजराज प्रथम ने। और जो चेर था इस समय, उस चेर का नाम क्या था? भास्कर वर्मन। यानी भास्कर वर्मन चेर को कांडलूर के निकट इसकी नौसेना ने परास्त किया था। किसने? इसकी नौसेना ने परास्त किया था। इसके अलावा इसने पांड्यों को भी हराया। चेरों का आपने चर्चा करी ली, चेरों को हराया ही है। और पश्चिम जो गंग हैं, कहाँ के हैं ये? मैसूर, यानी कर्नाटक में मैसूर वो एरिया है इनका। इसके साथ में श्रीलंका, मालदीव, कलिंग जो उड़ीसा में है, वहाँ तक भी इसने विजय प्राप्त की थी। यानी यहाँ के राजाओं को भी राजराज प्रथम ने विजित किया था। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, यानी जो श्रीलंका के शासक थे इसके समय, महेंद्र पंचम को पराजित किया। और श्रीलंका का ऊपरी भाग को इसने अपने कब्जे में ले लिया। यानी श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है या ऊपरी भाग जो भी हम कहें, उसके ऊपर इसने अधिकार कर लिया और एक नया प्रांत बना दिया। कौन सा? वहाँ पर मुंडी चोल मंडलम, मुंडी चोल मंडलम, ये नया प्रांत बना दिया। और इसकी राजधानी थी इस प्रांत की इस समय अनुराधापुर। और अनुराधापुर के स्थान पर राजधानी इसने क्या बनाई जी? पोलनरुवा। यहाँ तक भी ये नहीं रुका। इस समय इसने क्या किया जी? जगन्नाथ का विरुद्ध धारण किया इसने। जब ये श्रीलंका को इसने विजिट किया, इसने कौन सा? जगन्नाथ का विरुद्ध धारण किया। और पोलनरुवा है, इसका नाम बदल के फिर इसने क्या कर दिया जी? जयनाथ मंडलम। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राजराज प्रथम की। और पांड्य जो शासक, यानी हम पांड्य की बात कर रहे हैं कि पांड्य को भी इसने हराया था। तो कौन से पांड्य शासक को इसने हराया था? अमरभुजंग। अमरभुजंग पांड्य को इसने पराजित किया था। इसके साथ में अगली जो महत्वपूर्ण चीज थी, वेंगी के अपदस्थ राजकुमार थे। कहाँ के? वेंगी के। उनको उसने वापस, नाम देख लेते हैं अपन। एक का नाम था शक्तिवर्मन और दूसरा जो राजकुमार था विमलादित्य। और इनको अपदस्थ किसने कर दिया था? चोड़ा भीम ने। और चोड़ा भीम के विरुद्ध इनको सहायता देकर शक्तिवर्मन को यहाँ का, यानी वेंगी का, इसने राजा बना दिया। किसको बना दिया वेंगी का राजा? शक्तिवर्मन को। इसके अलावा इसने कलिंग सहित, अगली इसकी महत्वपूर्ण चीज देखें तो कलिंग सहित इसने 12,000 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। 12,000 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था किसने? राजराज प्रथम ने। और कालांतर में अब इसकी पहचान किसके रूप में उन द्वीपों की पहचान की गई है? लक्षद्वीप और मालदीव के रूप में। यानी ये जो 12,000 इसने द्वीप जीते थे, इनकी पहचान लक्षद्वीप और मालदीव के रूप में की गई है। इसी के साथ, यानी मालदीव इसकी अंतिम विजय रही और इसी के साथ में इसकी विजयों का समापन हो जाता है।
इसके बाद में आगे ये विजय अभियान नहीं करता है। आगे इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। राजराज की अगर हम सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो इसने 1000 ईस्वी के अंदर भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। चोलों के अंदर भूमि के सर्वेक्षण करवाने वाले पहले जो शासक हैं वो कौन हैं? राजराज प्रथम। और इसी के साथ में इसने स्थानीय स्वशासन को भी प्रोत्साहन दिया था। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन देने वाले भी प्रथम शासक कौन थे चोलों के अंदर? राजराज प्रथम। और इसी के साथ में जो अभिलेख लिखने की अभी तक परंपरा शुरुआत की थी अशोक ने सर्वप्रथम, अब उनकी ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ में लिखने की शुरुआत किसने करी जी? राजराज प्रथम ने। ऐतिहासिक प्रशस्ति या पराकथन के द्वारा अभिलेखों को लिखने की शुरुआत किसने शुरू की? राजराज प्रथम ने। और इसी के समय श्रीविजय जो साम्राज्य है, श्रीविजय के श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन ने नागापट्टनम में बौद्ध विहार बनाने के लिए इजाज़त मांगी। और कौन सा बौद्ध विहार बनाया उसने? यहाँ पर चूड़ामणि बौद्ध विहार। किसने बनाया? विजयोत्तुंग वर्मन ने। किसके लिए बनाया? श्री विजय राज्य के लोगों के यहाँ पर रहने के लिए। अगली जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही इसकी, इसका राजराजेश्वर मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, राजराजेश्वर, जिसे वर्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, साथ में तंजौर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर है? तंजौर में है। किसने बनाया इसे? राजराज ने बनाया। द्रविड़ कला, यानी हम 3 प्रकार की कलाओं की बात करें कि भारत के अंदर 3 प्रकार की कलाएं थी, नागर, वैश्य और द्रविड़। यानी ये उत्तर में थी, उत्तर भारत में, ये फिर दक्षिणापथ यानी उत्तर और दक्षिण के बीच में, और ये दक्षिण में। ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी भारत के अंदर, मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। और इसमें से अगर ये दक्षिण में है तो यहाँ पर कौन सी शैली थी? द्रविड़ शैली से ये मंदिर बने थे। और ये जो मंदिर बना, इसका निर्माण कार्य 1003 से लेकर 1111 तक है। यहाँ तक ये मंदिर लगातार बनता रहा। भारत का सबसे सुंदर मंदिर बताया गया है इसे कि ये जो राजराजेश्वर मंदिर है ये भारत का सबसे सुंदर मंदिर है। और मंदिर के अगर हम प्रांगण की बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो इसका जो प्रांगण है वो 160 मीटर लंबा है और 80 मीटर इसकी जो प्रांगण है उसकी चौड़ाई है। और इसका जो सबसे आकर्षण भाग है, इस मंदिर का सबसे जो आकर्षण भाग है वो कौन सा है? गर्भगृह जो है इसका, गर्भगृह के ऊपर उत्तर पश्चिम में 60 मीटर ऊंचा विमान, एक तो वो ऊंचा विमान, और उसके ऊपर 3.50 यानी 50 जो मीटर ऊंचा पिरामिडाकार शीर्ष, ये इसका सबसे आकर्षक भाग है। और पर्सी ब्राउन ने, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पर्सी ब्राउन ने राजराजेश्वर मंदिर या तंजौर के वर्धेश्वर मंदिर को क्या कहा है? भारतीय वास्तुकला का निकष कहा है। भारतीय वास्तुकला का निकष किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? राजराजेश्वर या वर्धेश्वर मंदिर को कहा गया है। अगले जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, राजेंद्र प्रथम। इसका शासनकाल रहा इसके बाद में आगे 1014 ईस्वी से लेकर 44 ईस्वी तक। और इसकी उपलब्धियों की जानकारी, यानी हमें इनकी जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो 2 प्रकार के एक अभिलेख हैं, तिरुवालगांडू और करंदाई। ये 2 अभिलेख हैं जिनसे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। इसने क्या किया? इसके जो पिता थे राजराज प्रथम, उन्होंने तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था, लेकिन इसने 1017 ईस्वी के अंदर श्रीलंका को विजय किया। उसको विजित करने के बाद में यहाँ का जो राजा था महेंद्र पंचम, इसको बंदी बनाया
और बंदी बना के अपने साम्राज्य में ले आया, और वहाँ पर 12 वर्ष रहने के बाद में उसकी वह यहीं पर मृत्यु हो जाती है अपने साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में ये इसे ले आया था। इसके साथ में इसने पाल वंश के जो शासक थे महिपाल, बंगाल में जो पाल वंश है इसके शासक महिपाल को इसने पराजित किया, और पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने कौन सी उपाधि धारण की? गंगे कौंड चोल। गंगे कौंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने धारण की। और इसी के साथ में इसने जो राजधानी है, राजधानी का नाम, जो राजधानी इस समय थी कौन सी? तिरुचन्नापल्ली। और क्या नाम रख दिया इसका? गंगे कौंड चोलपुरम। गंगे कौंड चोलपुरम। और यहां पर इसने एक तालाब भी बनाया। कौन सा तालाब? चोलगंगम। इसके अलावा इसने जो पूर्वी गंग शासक हैं, पश्चिमी गंग नहीं, पूर्वी जो गंग शासक हैं, कौन? मधुकामारनव, इसको भी इसने पराजित किया था। अरब सागर जो है, अरब सागर के अंदर एक द्वीप है सदीमन द्वीप, इस द्वीप पर भी राजेंद्र प्रथम ने अधिकार कर लिया था। लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही वो 1035 ईस्वी में इसने कडारम के श्री विजय साम्राज्य के जो राजा थे कौन? संग्राम कुलोतुंग वर्मन, इसको इसने पराजित किया। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। और इस पर जब इसने विजय प्राप्त कर ली तो इसने जावा, सुमात्रा, मलाया, यानी इस प्रकार के द्वीपों सहित इसने 12 द्वीपों पर इसका अधिकार हो गया। यानी अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है इसके पास के अंदर राजेंद्र जो प्रथम है, इसकी इस प्रकार की जो विजय है इसके कारण इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस प्रकार की विजय अभियान के कारण राजेंद्र प्रथम को कह सकते हैं कि ये चोलों का सबसे शक्तिशाली शासक था। चोलों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। और इसीलिए इसके कालों को चोलों का स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है। चोलों का स्वर्ण काल। इसने जो मंदिर यानी स्थापत्य कला की बात करें इसकी, तो इसने एक मंदिर का निर्माण किया। कौन से? गंगे कोंड चोलपुरम। गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया, जिसे इसने 1030 में किसने बनाया? किसने? राजेंद्र प्रथम ने। इसकी विशेषता क्या है? इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है ये है इसका सभा भवन, यानी इसका मंडप। और इस जो मंदिर है इसका आधार है वो है 105 मीटर लंबा, और चौड़ाई है इसकी कितनी? 50 मीटर। और ये कैसा है? 8 मंजिला। विमान, यानी इसका 8 मंजिला जो विमान है वो कितना ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा है। अब पर्सी ब्राउन यहां भी नहीं रुकने वाले। इस मंदिर के बारे में देखो पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है। यानी ये है मंदिर है वो गीतों की तरह है, संवेदना उत्पन्न करने वाला। गीतों की तरह है, संवेदना उत्पन्न करने वाला महान कलात्मक निर्माण है। महान कलात्मक निर्माण है। किसने कहा? ये पर्सी ब्राउन ने। आगे के शासकों में है राजाधिराज प्रथम, और इसका शासन था 1044 से लेकर 1052 ईस्वी तक। इसने चेर, पांडे, लंका, इनका एक संघ बना हुआ था। इस संघ को
तोड़ने में इसने सफलता हासिल कर ली, यानी इस संघ को तोड़ने में सफलता किसने हासिल की जी? राजाधिराज प्रथम ने। और कल्याणी पर, जो कल्याणी के चालुक्य थे, पर विजय के उपलक्ष्य में, यानी कल्याणी पर इसने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसने कौन सी उपाधि धारण करी? विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। और कल्याणी के चालुक्य कौन से? सोमेश्वर, यानी शासक इस समय कौन थे? कल्याणी के चालुक्य कौन? सोमेश्वर। के साथ में कौन सा युद्ध हुआ इसका? कोप्पम का युद्ध। और कोप्पम युद्ध में दूसरी बार जब हुआ तो उस समय ये युद्ध के अंदर ही मारा गया। कौन युद्ध के अंदर मारा गया? राजाधिराज प्रथम। इसके बाद में इसका भाई है वो शासक बनता है राजेंद्र द्वितीय। कब से लेकर कब तक? 1052 से लेकर 64 तक। यानी जब कोप्पम के युद्ध में मारा जाता है तो युद्ध मैदान में ही ये राज्याभिषेक करवाता है अपना, और चालुक्यों को फिर युद्ध के अंदर हरा देता है। 1062 ईस्वी में, और इसी चालुक्य सोमेश्वर के साथ में इसका कौन सा युद्ध होता है? कुडल संगमम का युद्ध। और इस युद्ध में भी कौन पराजित हो जाता है जी? सोमेश्वर। और सोमेश्वर बार बार ये कोशिश क्यों कर रहा था? क्योंकि इसकी जो राजधानी थी कल्याणी, कल्याणी पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। कल्याणी प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे चालुक्य सोमेश्वर। अगले जो प्रमुख शासक की बात करते हैं वो हैं वीर राजेंद्र। 1064 से 1070 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और इसके समय सोमेश्वर ने फिर कुडल संगमम युद्ध के लिए ललकारा। सोमेश्वर ने फिर ललकारा, लेकिन सोमेश्वर उस समय किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो जाता है। ललकार लिया लेकिन रोग से ग्रसित हो गया, तो फिर श्रम के मारे इसने तुंगभद्रा नदी के अंदर जाके आत्महत्या कर ली, डूब के मर गया जी। कौन मर गया? सोमेश्वर। और इसलिए इसने जो उपाधि धारण करी वो कौन सी? राजकेसरी की उपाधि धारण करी। किसने? वीर राजेंद्र ने। और इसी के साथ में जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के तट पर इसने विजय स्तंभ की स्थापना भी की। अगले जो शासक हैं अधिराजेंद्र, सिर्फ नाम है और कुछ है नहीं, कि इसे क्रुद्ध भीड़ ने मार दिया था। 1070 में शासक बनता है और उसी में खत्म हो जाता है, यानी जन विद्रोह में इसकी हत्या, क्रुद्ध भीड़ के कारण इसकी मृत्यु। एक चीज और है कि इसने जो रामानुज हैं, रामानुजाचार्य या रामानुज, उसको इसने प्रताड़ित भी किया था। अगले जो शासक हैं कुलोत्तुंग प्रथम। यहां से कह सकते हैं कि चोल चालुक्य वंश, यानी चोलों और चालुक्यों ने साथ मिलकर शासन किया था। चोल चालुक्य वंश की शुरुआत कहां से होती है? कुलोत्तुंग प्रथम के समय से। और इसे सुंगमवर्ती चोल भी कहा जाता है। सुंगमवर्ती चोल किसे कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम को, क्योंकि इसने चुंगियों के साथ में विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। यानी ये समाप्त करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? सुंगमवर्ती चोल कहा जाता है। राजराज प्रथम की तरह इसने भी भूमि का सर्वेक्षण कराया था, और वो भी कितनी बार करवाया था? 2 बार। 2 बार भूमि का सर्वेक्षण कराने वाले कौन थे? कुलोत्तुंग प्रथम। और इसके समय जो दरबारी थे जैनगोदार, उसने रचना रची कौन सी? कलिंगतुपर्णी। कुलोत्तुंग के ऊपर कलिंगतुपर्णी रचना रची। इसके बाद में अगले जो शासक हैं वो हैं विक्रम चोल। इसका शासन रहा 1122 से लेकर 33 तक। यानी जो कुलोत्तुंग प्रथम है इसका शासन यहाँ अपने लिखा नहीं, 1070 से लेकर 1122, और अधिराजेंद्र 1070, सॉरी। और इन्होंने चालुक्यों को हराया, और चालुक्यों की राजधानी किस पर अधिकार कर लिया? वेंगी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों को हराकर वेंगी पर अधिकार हो गया जी। किसका? कल्याणी के चालुक्य नहीं है, ये वेंगी के चालुक्य हैं। अगले जो राजा हैं मुख्य, कुलोत्तुंग द्वितीय।
इन्होंने शासन किया 1133 से लेकर 1150 तक। ये थे कट्टर शैव। इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि ये कट्टर शैव थे। और मंदिर इनका बनाया हुआ था जो पहले का नटराज मंदिर। नटराज मंदिर के अंदर एक विष्णु यानी गोविंदराज की प्रतिमा थी, और उस प्रतिमा को इसने समुद्र में फेंकवा दिया था। यानी कट्टर शैव होने के कारण ये अन्य धर्मों को नहीं मानता था, और गोविंदराज की मूर्ति को इसने समुद्र में फेंकवा दिया था। जबकि चूंकि जो रामानुजाचार्य है, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने चर्चा की थी, जो रामानुजाचार्य है ये वैष्णव धर्म से संबंधित था। वैष्णव धर्म के कारण इसे भी यहाँ से जाना पड़ा, और होयसल जो वंश है उसकी राजधानी जो द्वार समुद्रम है वहाँ पर जाके इसे शरण लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये था वैष्णव धर्म का, और कुलोत्तुंग जो द्वितीय है वो क्या था जी? कट्टर शैव था। इसके बाद में अगले शासक की बात करते हैं। अगला जो शासक है वो है विक्रम या वल्लाल चोल, वल्लाल देव। ये इसका पुत्र था, यानी कुलोत्तुंग जो द्वितीय है उसका पुत्र था, और इसने रामानुज को फिर वापस बुलाया। रामानुज को जो द्वार समुद्र है वहाँ से वापस बुला लिया। इसके बाद में जो आगे नाम है राजराज सेकंड है, वो शासक बनता है 1150 से लेकर 73 तक। इसके बाद में राजाधिराज शासक बनते हैं, और राजाधिराज शासन करते हैं 1173 से लेकर 78 तक। इसने पांड्यों के उत्तराधिकार के युद्ध में, पांड्य के उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें किसका साथ दिया? उसने वीर पांड्य का साथ दिया। किसने? राजाधिराज सेकंड ने। और फिर आगे हम बात करते हैं कुलोत्तुंग तृतीय की। इसने 1178 से लेकर 1218 ईस्वी तक शासन किया, और कह सकते हैं कि ये चोलों का अंतिम महान शासक था। अंतिम चोलों का महान शासक किसे कह सकते हैं? कुलोत्तुंग तृतीय को। इसके समय में कंबन इसका आश्रित था, और उसने तमिल रामायण की रचना की, और इसे रामावतार भी कहा गया है। इस ग्रंथ को रामावतार, यानी ये जो है इसे तमिल साहित्य का महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तमिल साहित्य के महाकाव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तमिल रामायण या रामावतार को। इसके बाद में आगे हम शासक की बात करते हैं, तो वो है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय ने शासन किया 1256 से लेकर 1279 ईस्वी तक, और ये चोलों का क्या था जी? अंतिम शासक था। चोलों का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। और इसे पांड्य शासक किसने? मारवर्मा कुलशेखर ने चोल राज्य का अंत करके और इसके राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से हैं चोलों के प्रमुख शासक, और इसके चोलों के प्रशासन के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।